हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अभी तक हम लोग बता चुके हैं या ज्ञान ले चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता के और कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ ही बढ़ते हैं। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले क्रमवार हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स लिपि के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस लिपि के बारे में अगर ज्ञात किया जाता है तो उस लिपि को सबसे पहले पढ़ने में प्रयास किया गया था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय द्वारा। उन्होंने सबसे पहले इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से स्थापित किया था। हालांकि ये पूर्णतः रूप से स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन लिपि को सबसे पहले संबंध स्थापित करने के लिए जो विद्वान थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ही थे। ठीक है। फिर उसके बाद इसको पढ़ने का सबसे प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. बैडल महोदय जी ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पढ़ने जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसको पढ़ने का सबसे प्रयास किसने किया, तो 1925 में L.A. बैडल महोदय जी ने किया था। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कितने चिन्ह थे। तो जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की उसमें लगभग 64 चिन्ह थे और अक्षरों की अगर संख्या देखी जाए तो 250 से लगभग 400 के बीच में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो अक्षर है उनका प्रयोग किया गया था। ठीक है। और अगर बात कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो शैली कैसी थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो लेखन शैली थी वो आपकी चित्रात्मक थी। कैसी थी फ्रेंड्स? चित्रात्मक। और अगर हम लिपि की बात करें तो जो लिपि थी वो मानव चित्रात्मक मतलब भाव चित्रात्मक थी और इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि इसमें लिपि में बहुत सारे चीजों को दर्शाया गया था जो उनके हाव भाव से हम लोग अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। और लिपि चूंकि अभी तक पढ़ी ना जा सकी है पूर्णतः, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को पहले ही बता चुके हैं कौन संस्कृत रखा जाता है, आर्य संस्कृति में। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो मण मुद्राओं पे या सीलों पर ही लिखे जाते थे। और ये जो सीलें होती थी, जो उस समय उन्नत व्यापारी होते थे या जो धनी व्यक्ति थे वो इनका उपयोग करते थे व्यक्तिगत चीजों की शिनाख्त करने के लिए कि ये किसी वस्तु पे किसका अधिकार है, तो उनकी मोहरों से पता लगाया जा सकता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा संबंधित और एक नए क्रम में, अगले क्रम में बाट और माप की। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो बाट और माप की जो प्रणाली थी वो 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में जैसे फ्रेंड्स हो गया 16 हो गया, 64 हो गया, 160 हो गया, 320 हो गया, 640 हो गया। और इसी के अनुपात में बाट और माप की बात करते हैं तो इसी सिलसिले में कुछ पैमाने भी प्राप्त होते हैं। पैमाने का मतलब हो गया कि स्केल जिससे हम लोग एक निश्चित लंबाई की माप कर सकते थे। तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल था, जो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था, उससे सीप का पैमाना मिला है। और अगर हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल से फ्रेंड्स हम लोगों को हाथी का दांत का पैमाना मिला है। तो ये दो प्रश्न अच्छे हैं जो आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीप का या हाथी का दांत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से और हाथी के दांत का पैमाना लोथल नामक हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे मृत भांड या मृत्यु के जो बर्तन थे। मृत भांड मतलब मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे वो कैसे थे। तो जो मृत भांड बनाए जाते थे उनका जो रंग होता था वो लाल रंग की पृष्ठभूमि पर होते थे। और जब वो लाल रंग के बर्तन बना लिए जाते थे तो उस लाल रंग के बर्तन पर विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया जाता था। और जो चित्रों का अंकन किया जाता था उस चित्रों का रंग कैसा होता था? काले रंग के चित्र। तो जो हड़प्पाकालीन मृत भांड थे या मिट्टी के पात्र थे या बर्तन थे फ्रेंड्स, वो लाल पृष्ठभूमि पर बनाए जाते थे और काले रंगों का चित्रों का प्रयोग किया जाता था। अब फ्रेंड्स उसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोहरों की। तो अगर हड़प्पाकालीन जो सबसे अच्छी कलाकृतियों में से एक की बात की जाए तो सर्वोत्तम प्रकार की जो कलाकृति है हड़प्पाकालीन की वो है हड़प्पाकालीन मोहरें। हड़प्पाकालीन मोहरें हड़प्पाकालीन सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं
और इनकी लगभग लगभग प्राप्ति है 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आगे खोज हो रही, हो सकता और भी आगे पढ़ाएं, तो लगभग लगभग 2000 मोहरें प्राप्त 2000 लगभग मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। और जिसमें से अगर बात किया जाए कि लगभग लगभग 500 मोहरें केवल और केवल मोहनजोदड़ो से हम लोग को खुदाई में प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 500 मोहरें लगभग लगभग मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ऐसी मोहरों की जिसमें लिपि का प्रयोग अधिकतर हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका हप्पा नगर। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद और बात करते हैं कि मोहरों पे किसके किसके चित्र होते थे। तो मोहरों पे अधिकतर एक संगी वाला सांड होता था, गाय बाघ था, बकरी था, और विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित होते थे। और आप बात करते हैं कि मोहरों में किस पदार्थ का प्रयोग सर्वाधिक होता था, तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी उसमें सेल खड़े का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। और ये कई बार प्रश्न में आया भी है कि सेल खड़े की मोहरों का प्रयोग हड़प्पा काल में सर्वाधिक हुआ है। अब इसी की बात करते हैं कि मोहरों की प्राप्ति जो कि होती गई, मिट्टियों की जो मोहरें थी या मणि मूर्तियां, इनकी प्राप्ति बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तांबे की मोहरें जो अपने आप में थोड़ा डिफरेंट थी, तो तांबे की मोहरें हड़प्पा कालीन 2 नगरों से फ्रेंड्स प्राप्त होती है। पहले आपकी हो गई लोथल और दूसरी होगी आपकी देसलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली हो गई लोथल, दूसरी हो गई देसलपुर। अब बात करते हैं लघु मणि मूर्तियों की या छोटी छोटी मिट्टियों की मूर्तियों की। तो सबसे पहले आता है टेरिकोटा। टेरिकोटा किससे कहते हैं फ्रेंड्स? अक्सर पूछा था कि टेरिकोटा की मूर्ति लघु में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन टेरिकोटा किससे कहते हैं, तो वो बताते हैं। जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसे ही टेरिकोटा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लघु में मूर्तियां हैं वो नर और नारी दोनों की प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर हम संख्याओं की सर्वाधिक बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो नारियों की सर्वाधिक मात्रा में जो लघु में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो नारियों की है। और इसके अलावा और भी चीजों की प्राप्त हुई है, नर और नारी के अलावा भी विभिन्न पशुओं की भी हुई है, हल की भी प्राप्त हुई है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बात करते हैं लघु में मूर्तियों में, तो नारी की सर्वाधिक मात्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई है। और इससे एक बात और साबित होती है, लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूं कि जो हड़प्पा काल था वो मातृ प्रधान था, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पा काल लघु में मूर्तियां हैं उनमें नारियों की सर्वाधिक मात्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा कालीन समाज था मातृ प्रधान था। जो वर्तमान समाज है वो पितृ समाज था, पितृ समाज है, पितृ प्रधान समाज है। लेकिन हड़प्पा कालीन एक ऐसा विशेष सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता, जिसमें नारियों की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उनको सर्वोपरि स्थान प्राप्त था, और वो समाज मातृ प्रधान समाज था। अब उसी क्रम में हम बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार की। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आधार था, जो आधारशिला थी, वो था वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार भी 2 तरह का होता था, एक होता था देसी, एक होता था वह व्यापार या विदेशी व्यापार। तो देशी या अंतरदेशी व्यापार, देश के अंदर के विभिन्न स्थानों से व्यापार होते ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार जो होता था वो आपका होता था विदेशी व्यापार, मतलब विभिन्न प्रकार के पड़ोसी देशों से व्यापार। और हड़प्पा कालीन की जो बैकबोन थी, जो आधारशिला थी या आधारभूत जो मेन चीज थी, वो उसका वाणिज्य व्यापार ही था। और हड़प्पा सभ्यता अपने समय में उन ऊंचाइयों को छुआ जो उस समय की विभिन्न सभ्यताएं नहीं छू पाई थी। उसका मेन कारण था, उसका समृद्धि का कारण था विदेश व्यापार या वाणिज्य व्यापार। तो विदेशी जो व्यापार था हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र बिंदु था, जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने ऊंचाइयों के सारे स्तरों को छुआ था। उनका जो संबंध था विदेश के काफी देशों से था, जैसे कि आपका हो गया ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इसके अलावा दिलमुन हो गया, बहरीन द्वीप जिसे दिलमुन कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे विदेशी राष्ट्र से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापार प्रधान थी, और व्यापार प्रधान में उसका प्रमुख जो मुख्य बिंदु था विदेशी व्यापार था। अंतर्देशीय तो था, विदेशी व्यापार उसका प्रमुख समृद्धि का कारण था, विदेशी व्यापार। ठीक है,
व्यापार भी कई तरह से होता था। एक होता था स्थलीय व्यापार, एक होता था जलीय व्यापार। जब हम बात करते हैं स्थलीय व्यापार की, तो स्थलीय व्यापार के लिए जो प्रमुख देश थे वो था, एक अफगानिस्तान था, दूसरा ईरान था। इन दो विदेशी देशों से या विदेशी राष्ट्रों से स्थलीय व्यापार होता था। दूसरा जो व्यापार होता था वो जलीय होता था। वो जो जलीय व्यापार था उसके लिए जो प्रसिद्ध नगर थे, एक मकरान नगर था। ठीक है, ये जलीय व्यापार के लिए सबसे फेमस स्थल था मकरान नगर। ठीक है फ्रेंड्स। और जब बात करते हैं बहरीन द्वीप की, तो ये जो दोनों स्थल थे, स्थलीय विदेशी राज और जलीय विदेशी राज, मतलब अफगानिस्तान, ईरान और मकरान नगर, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा भी राष्ट्र था या ऐसा देश था जो दोनों के बीच में बिचौलिए का काम करता था या मध्यस्थता का कार्य करता था। वो था आपका बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप को दिलमुन भी कहा जाता है, और ये दोनों देशों के बीच में बिचौलियों का कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करते हैं बहरीन द्वीप की ही, जैसे दिलमुन द्वीप भी कहा जाता है, तो इसको सूर्योदय का देश भी कहा गया है और हाथियों का देश भी कहा गया है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सूर्योदय का देश या फिर हाथियों का देश किस विदेशी राष्ट्र को कहा गया है, तो वो था बहरीन द्वीप या दिलमुन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक शब्द आता है मेलुआ, तो मेलुआ का संबंध हड़प्पा सभ्यता में किससे था? तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मेलुआ की, नामन नगर की, तो इसका जो संबंध था सिंधु नगर सभ्यता से था। मेलुआ सिंधु नगर सभ्यता से संबंधित था। ठीक है। और चूंकि वाणिज्य व्यापार होता था, इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अगर साक्ष्यों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मोहरें हैं जो विदेशी राष्ट्रों की मोहरें जो प्रयोग में लाई जाती थी, वो हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों से भी प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करते हैं इन्हीं के संदर्भ में, तो सबसे पहले लोथल नामक जो हड़प्पा कालीन स्थल था और जो विदेशी व्यापार का मुख्य स्थल था, इसके साथ साथ यही एक ऐसा था जो समृद्धि पार देशों का केंद्र बिंदु था। और लोथल से ये जैसे कि बताया चुका है कि इसमें एक डायकार्ड भी मिला है जो विदेशों से जलीय व्यापार का प्रमुख साधन था, और लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी था, विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु भी था। इस लोथल नामक स्थल से फारस की मोहरें मिली है, और इसके अलावा बेलनाकार मोहरों की भी प्राप्ति हुई है। जो बेलनाकार फ्रेंड्स मोहरें हैं वो हमको कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें थी व्यापार की। और एक बार फिर से बोलता हूँ फ्रेंड्स कि जो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बिंदु था, जो आधार था इतनी उन्नति का कारण, उसका केवल व्यापार ही था, वाणिज्य व्यापार था। और वाणिज्य व्यापार भी जो विदेशी व्यापार था वो था, और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता ने अपनी सारी ऊंचाइयों को छुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अभी आने वाले समय डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जैसे वैदिक कालीन सभ्यता, तो एक तरफ जहां हमारा हड़प्पा सभ्यता वाणिज्य व्यापार प्रधान देश था, वाणिज्य प्रधान व्यवस्था थी, वहीं हमारी जो क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता आएगी वो वाणिज्य व्यापार ना आके आ जाएगी कृषि प्रधान। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि कौन कौन देश से क्या क्या चीजें मंगाई जाती थी, क्योंकि जैसा कि अभी बताया चुका है कि वाणिज्य व्यापार होता था, बहुत सारी चीजें अंतरदेशीय थी, बहुत सारी वस्तुओं का आयात किया जाता था, बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। एक अंतरदेशियों में एक राज्य से या एक स्थान से दूसरे स्थान से वस्तुएं मंगाई जाती थी, भेजी जाती थी। और इसके अलावा विदेशों से भी बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं होती थी। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय जो वाणिज्य व्यापार था, उस समय आदान प्रदान करने के लिए पैसों का कोई समय इतना ज्यादा स्कोप नहीं था, ना महत्व था, ना इजाद हुआ था। इसलिए वाणिज्य व्यापार में आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मतलब फ्रेंड्स हो गया कि अगर मैंने कोई चीज दी है अनाज, तो अनाज के बदले में वो हमको ऐसी चीज देता है जिसकी हमको जरूरत होती है। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें जो आदान प्रदान होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था।
अब फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं, विभिन्न प्रकार के देशों से क्या क्या चीजें आयात की जाती थी और